अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद मलिक अपने नए प्रोग्राम के साथ। नाज़रीन मेरे साथ हैं सुहेल रशीद। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े फैसले के हवाले से। बड़ा और कंट्रोवर्शियल फैसला भी कह सकते हैं आप। और पाकिस्तान की तारीख में एक नया संग मील अब आईनी बेंच ने अबूर किया है। और आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को सिविलियन जो 9 मई में मुलविस थे उनके हवाले से ट्रायल तो पहले ही कंक्लूड था, अब फाइनल फैसले का भी अलाउ कर दिया गया। तो अब कल जो इंटरनेशनल खबर पाकिस्तान की मीडिया में वो चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसले देने का इजाज़त दे दी। और साथ ही अगले दिन होगी कि फौजी अदालतों ने इनको ये सज़ा दे दी, ये लोग जो है वो इतने अरसे की सज़ा है, ये एक्विटल तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम है। अगर क्विटल होनी होती तो पहले भी जो 15 लोग हैं उनको भी सज़ा हुई और उसके बाद वो उनकी जो उन्होंने अपनी जो सेंटेंस थी वो पूरी करके वो आए। तो आज का जो फैसला है वो पाकिस्तान में सिविलियन रूल और जमहूरियत के हवाले से कितना ही यानी उस पर कितना डंट डला है और उससे जो हमारा जो जस्टिस सिस्टम है वो कितना इफेक्ट हुआ है। आईनी बेंच जो है उसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई है क्या? क्योंकि आईनी बेंच पे सवालात उठ रहे थे कि हुकूमत ने इनको 2 मकासद के लिए आईनी बेंच को चुना था जजेस को। एक फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल, दूसरा 26वीं आईनी तरमीम। आईनी बेंच ने 4 हफ्ते रिहर्सल की, 5वें हफ्ते जो है वो केस लगाए फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल का। और बगैर अब और उससे पिछले जब ये केस सोमवार को शुरू हुआ तो वहाँ बड़े बड़े रमास आए कि जी नहीं, हम अब मेरिट पे फैसला करेंगे, अब हम नहीं अलाउ करेंगे कि जी वो फैसला कर दें। और ये जब कहा गया कि जी इन लोगों को जुडिशल कस्टडी में दे दें, ये मिलिट्री कस्टडी में है, कम से कम जेल मैनुअल में आ जाए, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा जी अभी पहले भी बड़ा टाइम हो गया। और जो थे साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा, जो उनकी इस्तदा थी कि जी आप पहले 26वीं आईनी तरमीम का फैसला करें फिर उसके बाद इस मामले को टेकअप करें, उनको 20,000 जुर्माना कर दिया गया था। तो हमने सब ने इसी जगह बैठ के, मैंने और सुहेल ने यही कहा कि जी आईनी बेंच के इरादे मुख्तलिफ हैं। बज़ाहिर ये लग रहा है कि आईनी बेंच जो है वो कोई बड़े फैसले देगा, लेकिन आज जो आईनी बेंच ने फैसला दिया है वो पाकिस्तान की तारीख में इस तरह का फैसला ये कि जिसमें आपने मिलिट्री कोर्ट को अलाउ कर रहे हैं सिविलियन के हवाले से फैसले पे अलाउ के जी वो दे दें। अगर यही फैसला देना था आप समर वेकेशन से पहले दे देते, जनवरी फरवरी में दे देते। मैं थोड़ी टाइम लाइन आपको बताऊं नाज़रीन के 9 मई के मुल्ज़िमान को तकरीबन मई में गिरफ्तार किया गया। जून में ये दरखास्तें आई सुप्रीम कोर्ट में, जब कहा गया कि फौजी अदालतों में इनको ट्राई किया जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट से रिव्यू किया गया। सुप्रीम कोर्ट में उमर अता बंदयाल साहब ने मामला टेकअप किया, पहले 9 रुकनी बेंच बना, काजी फैसल साहब बेंच उठ गए। उन्होंने कहा जी पहले जो सैकड़ों की तादाद में लोग जिनको पेशावर हाई कोर्ट से क्विट किया गया फौजी अदालतों में जो ट्राई हुए थे, जो 21वीं आईनी तरमीम हुई थी जिसमें जो मिलिटेंट थे जिनको ट्राई किया गया था तो उनकी क्विटल हुई थी, तो उनको पेशावर हाई कोर्ट से तो वो चैलेंज हुई सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने उन पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सस्पेंड कर दिया। तो काजी फैसल साहब का था कि जी वो पहले फैसला करें, वो इतने अरसे से पेंडिंग है। लेकिन मजे की बात है काजी फैसल साहब ने अपना टेन्योर भी गुजार दिया, वो केस टेकअप नहीं किया। तो काजी साहब अच्छा फिर वो 5 रुकनी बेंच 6 रुकनी बेंच बनता है। उमर अता बंदयाल साहब जब रिटायरमेंट के करीब जाते हैं और हेयरिंग बिल्कुल कंक्लूड थी, सिर्फ आधे घंटे के आर्गूमेंट रहते थे, तो उन्होंने कहा जी कि हमारे कुछ जज साहब जो हैं उनके हेल्थ इश्यूज हैं और हम अवेलेबल बेंच नहीं है, तो इस वजह से अब ये है कि ये बेंच बाद में हम इसको बनाएंगे ये वो। तो बगैर ये लगा कि वो नहीं चाहते थे कि अपने टेन्योर में ये फैसला हो और वो रिटायर हो गए। उसके बाद काजी फैसल साहब आते हैं। काजी फैसल साहब ने कहा जी पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का डिसाइड हो तो फिर मैं इसको मामले को टेकअप करूं। 1.5 महीना लगा, तकरीबन 23 अक्टूबर को या 23 नवंबर को, 23 अक्टूबर को वही बेंच बना जो उमर अता बंदयाल के दौर में था, जो केस टेकअप कर रहा था। तो उमर अता बंदयाल नहीं थे, तो जो दूसरे जजेस थे वो 5 रुकनी बेंच था। तो 5 रुकनी बेंच ने एक दिन ही फैसला करके कहा कि सिविलियन का ट्रायल खैर नहीं है और फौजी अदालतों में जो ये लोग हैं जो पीटीआई एक्टिविस्ट, इनको ट्राई नहीं किया जा सकता, इनको सिविलियन कोर्ट की यानी सिविलियन की कस्टडी इनकी दी जाए और इनका ट्राई सिविलियन कोर्ट में होगा। 23 अक्टूबर को फैसला आता है। नवंबर और में हुकूमत आईसी इंटर कोर्ट अपील फाइल करती है, बड़े बड़े नामी गिरामी वकील अंगेज होते हैं।
13 दिसंबर को सरदार तारिक साहब के पास केस लगता है। तो सरदार तारिक साहब पे इतराज आता है कि जी आपने ज़ेन प्रेजुडिस आपका हो गया है, आपने इसके ओपिनियन दी हुई है पहले, तो आप इस केस बेंच में ना बैठे। लेकिन उन्होंने कहा जी मैं बैठूंगा। उन्होंने क्या किया कि जजमेंट सस्पेंड कर दी 23 अक्टूबर वाली अपने 5 जजेस की, और वो 6 रुकनी बेंच था सरदार तारिक साहब की, और 5-1 से फैसला था मुशर्रत इलाली ने, जिन्होंने आज कंडीशनली ट्रायल को अलाउ कर दिया। उस वक्त उन्होंने जजमेंट सस्पेंशन की मुखालफत की और जजमेंट सस्पेंड हो गई जो थी सुप्रीम कोर्ट की। सरदार तारिक साहब सिर्फ ब्रीफ सी हियरिंग हुई थी, उसके बाद ये टेकअप होता है महीने डेढ़ बाद। तो सरदार तारिक साहब कहते हैं मुझ पे इतराज़ हुआ है तो मैं उठ के जाता हूँ, और वो बेंच टूट जाता है, सरदार तारिक साहब चले जाते हैं, मामला रेफर हो जाता है कमेटी को। कमेटी फिर महीना डेढ़ लगाती है, और महीने डेढ़ के बाद अमीनुद्दीन खान साहब आते हैं और वो कहते हैं जी ईद उल फितर आ रही है, तो ऐसा करते हैं कि जिनके ट्रायल जिनकी सज़ा कम है उन मिलिट्री कोर्ट को अलाउ कर देते हैं कि वो ताकि सज़ा दें और वो लोग ताकि ईद अपनों के साथ गुजारें। तो वो तकरीबन 15 से 18 लोग होते हैं, 20 लोग होते हैं जिनकी सज़ा पूरी हो जाती है और उनको रिलीज हो जाते हैं। फिर अमीनुद्दीन खान साहब 1.5-2 महीने बाद केस टेकअप करते हैं, और वो कहते हैं कि हमें याद है कि पिछली दफ़ा किसी ने कहा था कि बेंच बड़ा होना चाहिए, तो क्या ख्याल है? तो किसी सब ने कहा जी हाँ जी बेंच बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है जी, हम कमेटी को मामला भेज देते हैं। कमेटी फिर 2 महीने लगा देती है। और ये याद रखें कि इस कमेटी के को जो प्रिजाइड कर रहे थे वो काजी फैसल साहब थे। फिर अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो कमेटी जो है वो 7 रुकनी बेंच बना देती है, एक जज को ऐड कर देती है। पहले 6 रुकनी था क्योंकि मुशर्रत इलाली अवेलेबल नहीं थी। 7 रुकनी बेंच ये बनता है, और फिर जो है वो समर वेकेशन यानी गर्मियों की छुट्टियां जो जजों की होती हैं उससे 1 हफ्ता पहले टेकअप होता है मामला। और उसमें 1 हफ्ते में यानी जब मेरिट पे केस डिसाइड होता है, यानी मेरिट पे आर्गूमेंट होते हैं ख्वाजा हारिस साहब, तो फिर जजेस को कहते हैं जी कि अब समर वेकेशन शुरू हो गई है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस केस को एडजर्न करते हैं, फिर जब बेंच अवेलेबल होगा तब इस मामले को टेकअप करें। जुलाई में समर वेकेशन होती है, अगस्त जुलाई सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 5 महीने बाद जो है वो ये मामला फिर टेकअप होता है। और फिर आईनी बेंच, क्योंकि उस वक्त ये मामला शुरू हो जाता है कि जी 26 आईनी तरमीम आ रही है, ये जो भी काजी फैसल साहब भी बेंच में नहीं लगाते, हालांकि वो बेंच तो अवेलेबल था। 9 सितंबर को समर वेकेशन खत्म हो गई थी, आपको दूसरे हफ्ते ही केस लगा देना था, नहीं हुआ। तो अब ये दिसंबर में केस टेकअप होता है, और फिर मजे की बात है कि पटिशनर साइड पे चौधरी इत्तेज़ाज़ हसन साहब भी कहते हैं अब जी आप ट्रायल, ये लोग बेचारे जो है इनको जुडिशल कस्टडी में, या इनको होना तो ये चाहिए था कि इत्तेज़ाज़ हसन साहब कहते कि इनको जमानत दे दें। शायद वहीद साहब, मुझे याद है कि जब उन्होंने IC इंट्रा कोर्ट अपील पहले दफ़ा टेकअप हुई तो उन्होंने कहा क्यों ना हम इन लोगों को जमानतें दे दें। तो शायद वहीद साहब के साथ क्या असर हुआ वो आपने देखा कि उनको बेंच से ही निकाल दिया गया। आईनी बेंच ने उनको प्रपोज ही नहीं किया। आईनी बेंच ने अपना ही जो एक असूल है कि हर सूबे का सीनियर मोस्ट जज होगा, उन्होंने उनको नहीं शामिल किया। उन्होंने जैसे शायद बिलाल को किया जो सबसे जूनियर। तो जितना ड्यू प्रोसेस का यानी अब्यूज जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, और जितना डिले, और जिस तरीके से इस मामले को टेकअप, इस पे थीसिस लेके जा सकते हैं कि किस तरह हमारा जुडिशियल सिस्टम चल रहा है। और बड़ी ही अनफॉर्चुनेट है, आईनी बेंच जो है क्या बज़ाहिर ये लग रहा है कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दिखानी थी कि जी हमने 2 महीनों में ये कर दिया है कि हमने कंडीशनली अलाउ कर दिए। अच्छा, फिर स्पीकिंग आर्डर कहाँ है? स्पीकिंग आर्डर होती है कि जी आप ये जजमेंट दे रहे हैं, तो ये जजमेंट जो है इसमें जो कंडीशनली अलाउ कर रहे हैं कि मिलिट्री कोर्ट को कि आप फैसले दें, तो आप कम से कम उनको कहें कि जी आप एक प्रेसिडेंट साइड करें, इंटरनेशनल कोई लॉ पॉइंट हो, कोई आर्टिकल मुख्तलिफ साइड करके आप कहें कि जी हम इस वजह से अलाउ कर रहे हैं, ये हमें कानून अलाउ करता है। ये सेक्शन अफसर की तरह 4 लाइनों के फैसला कि जी हम सिर्फ जी अलाउ कर रहे हैं कंडीशनली, तो ये क्या, कौन सी जूरिस्प्रूडेंस पाकिस्तान में वाल्व हो रही है? तो जो हालात हैं वो मैंने आपको बताए। ये सुहेल साहब जरा मुझे भी बड़ा दुख हुआ सॉरी, बस अल्लाह हाफ़िज़ करने से पहले मुझे नहीं, मैं असल में ना नहीं कोई नहीं, आपने बड़ा अच्छा इंट्रो बांधा, लेकिन मैं उसमें इंट्रो नहीं है ये, तो बेसिकली मैंने जो बताया कि देखें कितना, अगर सुहेल साहब जो चीज़ें मैंने आपको, ये आपने सुनी होंगी,
इससे बड़ा अब्यूज ऑफ प्रोसेस आपने कभी देखा है? एक चीज और आप ऐड कर लेना, हाँ, आज तो कोई कसर रह गई? अगर हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना बेंच को, तो बेंच तो उठ के जा रहा था 1.5 दे के। अच्छा। तो रोस्टम पे कौन आया? वो जो यहाँ पे केस लाए जादेस ख्वाजा के वकील आए। अच्छा, ख्वाजा अहमद हसन आए? ख्वाजा अहमद हसन आए, उन्होंने आगे दोबारा छेड़ा बेंच को। बेंच तो कार्रवाई मुकम्मल करके ख्वाजा हरे से पूछा मजीद कितने टाइम लेंगे, उन्होंने कहा मुझे काफी टाइम लगेगा। बेंच ने कहा जी अच्छा फिर जनवरी के पहले हफ्ते में हम इस केस को कंक्लूड करेंगे, क्योंकि अब जनवरी के 2nd वीक में हमने आईनी 26वीं आईनी तरमीम का केस सुनना है। अच्छा। तो बेंच तो ये करके जाने लगा था। ख्वाजा अहमद हसन का उन्होंने कहा जी वो 20 बंदे जिनको फैसले सुना दिए गए थे जिनके ईद उल फितर से पहले, उनके तफसीली फैसले जमा होने थे, उनकी नकूल तो वो यहाँ जमा नहीं हुई, तो वो तो मंगवाए। तो जसमीनुद्दीन खान ने कहा कि वो जिस किसी ने अपील करनी हुई कोई अप्लाई करेगा जो उनमें से हैं 20 में से, तो उसको मिल जाएंगी। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखिल ने उनसे फिर कुछ कान में सरगोशी की, तो फिर के जी नई अटॉर्नी जनरल ने शायद यकीनदानी कराई थी ना, जाहिर है। हाँ, बिल्कुल, उस वक्त मुझे याद है कि ये तो उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल फिर जसमीनुद्दीन आप आए ना, जरा आप बताएं उन 20 के किधर हैं वो फैसले किधर हैं। तो आमिर रहमान साहब ने कहा जी कि देखें एक बड़ा सेटल रहा है कि उसमें तो हमारा जो है ना गिल्टी और नॉट गिल्टी लिखा होता है, और फिर जब अपील में जाता है मामला तो तब उसका रिकॉर्ड प्रोवाइड कर दिया जाता है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने उससे कंट्रेरी एक स्टेटमेंट दिया जो अटॉर्नी जनरल ने दी थी। तो उस पे फिर थोड़ा सा ग्रिल किया गया उन्हें, जैसे मसरत इलाली साहिबा की तरफ से भी। सारू ने कहा जी कि ये तो फंडामेंटल राइट्स के वो नहीं होगा कि एक बंदे को हम सजा हो जाए। जैसे जमाल मंदोखिल ने कहा जी कि मैं अगर हाई कोर्ट में बैठा हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि फैसले में क्या है, खाली गिल्टी नॉट गिल्टी, तो मैं उसे कैसे डिसाइड करूंगा। जैसे मसरत इलाली ने कहा कि नहीं, रिकॉर्ड साथ आया जाया करता है, लेकिन आप किसी को अगर वो देंगे ही नहीं, वो अपील भी नहीं कर रहे, तो ये तो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। तो ये क्या हो रहा है? एतजाज हसन भी रोस्टम पर आ गए। उन्होंने आके एतजाज हसन ने जो चीज़ें कहना शुरू की ना, एतजाज हसन ने सबसे पहले यहाँ पे ये तस्करा छेड़ा कि जनाब लोग जो है ना मिलिट्री कोर्ट्स में बैठे हुए हैं, अरसा ज़्यादा हो गया, मिलिट्री कस्टडी में बैठे हुए हैं, तो अरसा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस चीज़ को देखा जाना चाहिए। तो आपको पता है कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल 3-4 दिन पहले भी कह चुके थे अगर ऐसा है तो आप इनकी सजाएं दे दें। जैसे नफीज उल्लाह नियाजी साहब ने आके रोस्टम पर कहा था कि जी मेरा बेटा भी है तो आप यूँ करेंगे उनको कंडीशनल अलाउ कर दें, तो उसने जसमीनुद्दीन खान ने उनकी तो सरजश कर दी थी कि इसका मतलब ये नहीं होगा कि हम उनको मान लेंगे। एतजाज हसन ने कहा कि फौज की हिरासत जो अफराद हैं काफी वक्त गुजर गया है, तो इन मुलजमान को अब सिविलियन उसमें मुंतकिल किया जाए, ठीक कस्टडी में। ये एतजाज जमानत की नहीं कहा? नहीं। अच्छा, ठीक है। सिविलियन अदालतों में मुलजमान को मुंतकिल करने के लिए सजाएं सुनाने की इजाजत फिर दी जाए, ये फिर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। अच्छा, तो एतजाज साहब ने मुखालफत नहीं सर। एडिशनल अटॉर्नी जनरल फिर आगे कहते हैं कि सजा सुनाने के बाद मुलजमान को दीगर अदालतों में मुंतकिल किया जा सकता है, और 20 अफराद रिहा हो चुके हैं, 2 मजीद बाद में शामिल हुए थे, इस वक्त 85 जो हैं वो अंदर हैं। तो जिन मुलजमान को रियायत मिल सकती थी उन्हें रिहा भी कर दें। ये फिर जसमीनुद्दीन खान ने कहा कि अब भी जिनको फिर अगर पहले 20 की तरह जिनको मिल सकती है उन्हें कर दें। तो उन्होंने कहा जी फिर फैसले सुनाने दें। तो उन्होंने कहा ठीक है, हाँ ये भी है कि अगर आप कहते हैं जी कि उनको मिलिट्री कस्टडी से फ़ौरन निकालना है तो आप जाएँ उनके फैसले सुनाएं। उनके फैसले जो है बहरहाल उनकी वैलिडिटी जो फाइनलिटी अटेन करेगी हमारे अपील के फैसले से करेगी, पूरी दुनिया में हेडलाइन लग जाएगी। मुझे बताएं इससे जो पूरा मेरी नजर में आज नहीं, लेकिन सेल ये बताया कि चौधरी एतजाज हसन साहब जजेस ने ओथ लिया हुआ है टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन। जजेस ने देखना है कि सुप्रीम कोर्ट को अपहेल्ड करना है, अपनी रूल ऑफ लॉ फंडामेंटल राइट्स की बात भी कर रहे हैं ना। आप कोई केस को कंक्लूड ही नहीं कर रहा अगर, और जो बंदे अंदर बैठे हुए हैं जुडिशियल रिमांड पे, उनका वालिद क्या कह रहा है ये देखिए ना। उनका वालिद आके कह रहा है हफीजुल्लाह नियाजी कि जी मेरे बेटे को प्लीज मुंतकिल करें, सजा देनी या दें, वो जेल जाए, उसके बाद वो अपील करे, वो रिमांड पे किस उसकी वजह ये है, उसकी वजह जो मैंने आपको बताई 13 दिसंबर के बाद जो कुछ इस अदलिया ने किया है सुप्रीम कोर्ट, और काजी साहब को पत्नी किस चीज का गुस्सा था कि मामला जाता था कमेटी में और 2 महीने पेंडिंग रहता था, बेंच नहीं बनता था। लेकिन आप मुझे बताएं ना, जिन बेंच को भी चले हम कहे बेनिफिट, ये मुझे बताएं 1 साल में फैसला क्यों नहीं हुआ? और यही फैसला देना था तो ये फैसला गर्मियों की छुट्टियों से पहले कर देते। उन 20 के साथ क्या देते कि सारों का फैसला सुप्रीम कोर्ट मुझे ये बताएं सबसे ज्यादा साख्त आईनी बेंच ने अपनी खराब की है। इन लोगों का आप कह रहे हैं ना, लोगों के लिए वो आईनी बेंच से पहले जिन 20 के फैसले आ गए थे मिलिट्री कोर्ट्स नहीं सुनाई थी, ठीक है, अपील पेंडिंग होते हुए आए थे ना, तो उनकी तक अगर लोग किया था तो वही प्रिंसिपल अब इन पे लागू किया गया है। किस ग्राउंड पे किया है? गैप बहुत ज्यादा आ गया है। किस ग्राउंड पे किया है गैप? बस आप कोई लॉ पॉइंट, कोई आर्टिकल प्रोविजन, कोई आर्टिकल उन्होंने एक ऑप्शन छोड़ा है ना,
कि कल को अगर हम इस पे आ जाते हैं जी कि नहीं ये इनका है ही नहीं, तो फिर क्या इनको डबल जेपरडी होगी, को कंपनसेट किया जाएगा? नहीं, मुझे बताया फिर जो कैद काट चुके हैं वो उसमें एडजस्ट नहीं, मेरी अभी कुछ आनी माहरीन से बात हो रही थी, वो कहते हैं जी कि अगर ये मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल खत्म होते हैं ना, दोबारा एनटीसी में इनके ट्रायल होंगे दोबारा, लेकिन एटीसी का जज क्या कोर्ट अगर ऑर्डर कर देती है ना कि जितनी किस ग्राउंड पे करेगी, ग्राउंड बताएं, ये पहले तो कंडीशनली कैसे अलाउ होगा? देखें फंडामेंटल राइट्स पे करेगी ना कि एक बंदा अंदर, ये असूल तो है ना कि जिसकी सजा होती है जितने अरसे से वो पहले गिरफ्तार होता है वो उसमें शामिल होती है ना, तो ये गिरफ्तार तो हैं, अंदर तो हैं ये, ठीक है, तो इसका इनके ऊपर भी वो लागू हो जाएगा। कभी ट्रायल दुनिया में देखे कंडीशनली अलाउ हुए ये क्रिमिनल ट्रायल नहीं होते, लेकिन आप ये ये डर भी है कि लोग अब खुद फोन, जब ये लोग ज्यादातर आएंगे ना सजाएं, इन्होंने कहना है जी कि हमने अपीलें भी नहीं करनी और मेहरबानी करके आप मिलिट्री ट्रायल ही अलाउ रखें। क्यों कि अब हमारी अब नहीं है कि हम एटीसी में दोबारा हमारी सजा हो। इस नहज तक बात आखिर पहुंची ना, वो मामला पेंडिंग रहा, तो फिर हफीजुल्लाह नियाज़ी बोले थे 3 दिन पहले, वो तो बेचारे उनकी तो आगे से सरदनस की गई, उनको तो डांटा गया कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, आज वही बात कर दी गई, रास्ता निकाला गया है ना। फिर दूसरी बात, आपने आर्गूमेंट्स देखे, अपील में जब कोई केस चैलेंज होता है तो आपके सामने सिर्फ जजमेंट होती है कि ये पॉइंट जो उन्होंने लिखा इस लॉ प्रोविजन के तहत ठीक है और ये गलत है, सही है, जजमेंट पड़ी जाती है ना। उसको छोड़ के तो यूं लगता है जैसे पहली बार केस खुला है और ख्वाजा हारिस 3 दिन से दलाइल उतने तफसील से दे रहे हैं, एक जस्टिस जमाल मंदोखेल उनसे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बाकी तो खैर चल रहा है। आज तो जस्टिस मुसर्रत अल आली जब समाअत मुलतवी हो रही थी तो ख्वाजा हारिस ने कहा मुझे अभी काफ़ी दिन लगेंगे, काफ़ी वक्त लगेगा, तो जस्टिस मुसर्रत अल आली ने कहा कि नहीं, अगर मंदोखेल साहब की गारंटी हम ले लें कि मतलब ये आपसे सवाल नहीं करेंगे, वो मुस्कुराते हुए था, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इनकी गारंटी हम ले लें तो फिर कितना वक्त लगेगा। देखिए, मंदोखेल साहब को तो एहसास है कि हम जो ये कर रहे हैं ये तारीख बन रही है, और साबिक जजेस जो इस वक्त 2-2 प्लाट लेके भी बैठे हैं, उन्होंने कहा जो भी हमने ये काम तो नहीं होने दिया, जो अब इस दफ़ा आईनी बेंच अलाउ करवा रहा है सारा कुछ। देखें, ये सुप्रीम कोर्ट की जजेस सब की रिटायरमेंट 2-2 साल रहती है साथ। मेरा ये है कि ये प्रेसिडेंट, ये लॉ पॉइंट क्या साइड, यानी ये हिस्ट्री में क्या छोड़ दिया। आप अच्छी उम्मीद रखें ना, लॉ पॉइंट तो शायद आज से महीने बाद या विद इन अ मंथ, अगर ये जनवरी के फर्स्ट वीक में ये करते हैं डिसाइड, तो ये कम से कम अपनी मुझे लगता है कि डिसाइड कर, मुझे ये लगता है कि ये लोग जो फौजी अदालतों में इनको सजा होगी, ज़्यादातर में भी जमानतों पे रिहा हो जाए, में भी कई लोगों की सजा कंक्लूड हो जाए, मेजॉरिटी की कंप्लीट हो जाए और वो वैसे ही बरी हो जाए। हाँ, अगर किसी के 3 साल मैक्सिमम, तब अटॉर्नी जनरल ने बताया था कि जिन दफात के तहत इनको पकड़ा गया, अब कहते हैं कुछ की बढ़ाया भी रहे हैं, लेकिन चले वो भी, आप वो अलग अंडरटेकिंग मौजूद है, वो आप वाली बात। स्पीकिंग ऑर्डर कहते हैं जी कि मिलिट्री ट्रायल को कैसे अलाउ किया, यहाँ स्पीकिंग ऑर्डर बाद में आपके सारे सवालात का जवाब ये है कि आज आईनी बेंच को कम से कम ऑर्डर शीट जारी करनी चाहिए, और कम से कम सुप्रीम कोर्ट की वेब नहीं, लॉ पॉइंट साइड करें, आइन जो आप कह रहे हैं ना, इंसानी हमदर्दी, कोई दुनिया की कहीं से कोई जजमेंट ऐसी हुई होगी ना, ऐसे अलाउ हुआ होगा कोई ऐसे हालात में? नहीं, अब आप देखें, मैं तो आज के दिन की रिटर्न ऑर्डर की काफी बड़ी जरूरी है। अगर वो जाएगी मिलिट्री कोर्ट्स में फैसले होंगे, दूसरा चीजें क्लियर हो जाएंगी, बजाय इसके कि सारे अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन करें। क्योंकि मैं आपको दोबारा बता रहा हूं कि 11 बज चुके थे, केस की समाअत खत्म हो चुकी थी, ये उसके बाद हुआ है। अच्छा, मुशावरत हुई है अमीनुद्दीन खान साहब ने? हाँ, मुशावरत तो जाहिर है फिर हुई कि उन्होंने फिर ये कर दें। नहीं, जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल एक राय दे रहे हैं और जो केस लेके आए हुए हैं एतजा हसन और सारे कह रहे हैं लोगों का टाइम बड़ा हो गया है, और एक लड़के का वालिद आके कह रहा है जी कि नहीं बेटे मेरे को जाने दें, आपने रोका हुआ है ट्रायल, आप मेरा ये सवाल है, हमारे बच्चे की, ठीक है, वो तो करें, लेकिन ये फेवर में ऑर्डर करके समझ गए, मुल्ज़मान की फेवर में नहीं है ये। आपने जस्टिस सिस्टम आज डाला है, आज साहब जो 1.5 साल रह चुके हैं वो 2 हफ्ते नहीं रह सकते आज की और ये विंटर वेकेशन कुर्बान कर देते जज, 1.5 हफ्ते में फैसला कर देते फैसला। देखिए, ये मैं इन आईनी बेंच पे बात कर रहा हूँ कि आईनी बेंच ने ये जो चीज अलाउ कर दी है, ये आपने अपने यानी अपने सिस्टम को, अपने इंस्टीट्यूशन को क्या अंडरमाइन नहीं किया? सर, ये आपको पता है कि बंदयाल साहब भी जब थे तो छुट्टियां होने लगी थी, तो एजाज हसन तब भी बड़े चीखे चिल्लाए थे कमरा अदालत में कि ये केसेस लतीफ खोसा नहीं थे, ये केस डिसाइड करके जाएं। आज की कम से कम मैं आपको ये बता दूं कि बेंच की ना इंटेंशन थी,
ना माइंड में लेकिन था अल्टीमेट कि हम ऐसा कोई ऑर्डर देने जा रहे हैं, बेंच उठ रहा था। बेंच कोई माजरत के साथ क्या कोई ऐसे है कि वो वर्गला गए, या जो भी जज थे उनको खुद देखना आपके चाहिए। सामने दो पार्टीज हैं, दोनों कहना शुरू कर दें जी कि नहीं मुल्जमान के साथ ज्यादती हो रही है, उनको आप आम अदालतों में मुंतकिल कराएं। नहीं, ये तो मेरे ख्याल में इनको कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने हैं। ये कोई नहीं है कि कंडीशनली अलाउ करके। मेरा ये सवाल है, अगर यही काम करना था 13 दिसंबर को पिछले साल कर देते, जब सरदार तारिक साहब ने वो फैसला किया था 13 दिसंबर, पहली समात पे होना चाहिए, 1 साल पहले ये फैसला कर देते। पहली समात पे होना चाहिए था कि जी आप ले लें ट्रायल, जिस इसका है करें, हम लॉ पॉइंट तक डिसाइड करेंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग। नहीं, वैसे आप चाहते हैं कि जी ये जो आज फैसला है कम से कम इसको रिपोर्टेड कर दिया जाए, इंटरिम ऑर्डर को। इंटरिम ऑर्डर को रिपोर्टेड कर दिया जाए या किया जाए, उसकी कॉपी सामने आनी चाहिए, साइंड कॉपी। मोहर पता नहीं बनी आईनी बेंच की या नहीं बनी, जो भी है उसको करें, क्योंकि ये कंफ्यूजन पैदा होगी, लोगों के जहन में सवाल आते हैं, कमरा अदालत में सुन के हमारे जहन में भी हैं, जैसे आप पूछ रहे हैं किस लॉ पॉइंट के तहत ये वो सारा चीज। नहीं देखें सहेल, ये कोई सिविल जज नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है जिसने जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व करनी, आइन की प्रोविजन को मद्देनजर रख के फैसले करने। तारीख में ये प्रेस लॉ पॉइंट एक लॉ, ये जो जजमेंट है ये लॉ बनता है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। बात सुने, इसको प्रेसिडेंट साइड किया जाएगा दुनिया में। जिन 20 का तब लो किया गया था वो भी इन्होंने किया, वो भी गलत किया था। ठीक है, तो उसी ऑर्डर शीट को निकालें, उसको रिप्रोड्यूस करें और उसी की कंटिन्यूटी में ये कर दें। उस दिन की ऑर्डर शीट तो निकालें ना। तो ये बड़ा अहम है, उस दिन की ऑर्डर शीट निकालें, उसके साथ इसको। लेकिन आप ये समझते हैं कि प्रोसेस अब्यूज हुआ है इस केस में? सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को एक्सपीडिशियसली नहीं हल कर सकती, फेल हो चुकी, नाकाम हुई, बिल्कुल नहीं किया। और सुप्रीम कोर्ट से कौन पूछेगा? आप वो देख लें, आप सुप्रीम कोर्ट से कौन पूछ सकता है? एक और आईनी तरमीम करें और उसके ऊपर फिर इनके ऊपर एक नई अथॉरिटी बिठाएं जो इनसे पूछ सके कि ये वाला ऑर्डर आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अगर ये वाला ऑर्डर करना था तो ये आपने उन 20 के साथ कर देना था एटलीस्ट। चलो, जब पहली बार रियलाइज हुआ था कि लोगों को निकल सकते हैं, आप कंडीशनल अलाउ कर रहे थे ना 1 साल पहले, तो साथ इनका भी कर दे। आज ये लोग काफी आगे बढ़ गए। दूसरा सहेल ये है कि आप विंटर वेकेशन पे जा रहे हैं, ठीक है, अव्वल तो मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ता अगर लग जाता या चले वो इस केस को पहले टेकअप कर लेते, आईनी बेंच पहले रिहर्सल करता रहा महीना, जनवरी में अगर ये कह रहे हैं हमने डिसाइड कर देना था, 2 हफ्ते वेट कर जाते। इत्तेजाज एहसन साहब तो चले गलत, उन्होंने भी गलत किया, ये जो भी। मेरा ये है कि जब ये कल खबर चलेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों को फैसला देने का इजाजत दे दी, अगले दिन फौजी अदालतों में सजाएं आ जाएंगी, ठीक है, फैसले आ जाएंगे, बिल्कुल आना शुरू हो जाएंगे, आ जाएंगे वो सारी चीजें चल जाएंगी, क्योंकि अगर कंक्लूड मैसेज तो चला जाएगा ना। फिर उसके बाद केस से जो जुड़ी हुई वो एक होती है ना चीजें, जो इस्तराब होता है वो भी कम होना शुरू हो जाता है, हकाइक भी बदलना शुरू हो जाते हैं। अब अपील के चलते हुए ख्वाजा आरस को एक नई चीज मिलेगी, फर्ज किया फैसले आते हैं और उसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि एड्रेस कर देती हैं जो लोग केस ये लाए थे मेन पिटिशनर्स, उनके ग्रीवियंसेस को, और कहते हैं जी देखें आपको जो ज़ात थे वो तो नहीं हुआ, ये देखें ये चीजें सारी उसमें एड्रेस हैं। मेरा ख्याल है वो नहीं होगी, अगर होती तो 20 लोगों के अभी तक वो फैसले आ चुके होते। बेहतर हाल ये था कि इत्तेजाज एहसन साहब कहते कि उनको जमानत पे रिहा करें या जो है वो आप 2 दिनों में फैसला करें, फाइनल फैसला। हाँ, जल्दी चलाने का इसको तो कहा जा सकता था। देखें जल्दी तो ये जितने दिन इस केस में चलाया है ना अभी इन्होंने 1 हफ्ता, इसमें अगर इसकी टाइम 9:30 के बजाय 11:30 रखा जाता और फिर 3-4 बजे तक चलता, जिस तरह यहाँ पे 13 जनवरी को केसेस चले, जिस तरह यहाँ पे इलेक्शन मैटर्स चलते रहे, तो ये फैसला हो सकता। अब ये इसी तरह ही है जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होता है कि प्रोसेस लंबा किया जाता है, पीटीआई को फ्रस्ट्रेट किया जाता है और आखिर में कहा जाता है देखें जी फाइनल फैसला तो उनके हक में आया था। हाँ, फाइनल फैसला यहाँ से, लेकिन प्रोसेस को कितना अब्यूज हुआ। फाइनल फैसला यहाँ से भी आ सकता है जी कि नहीं ये ट्रायल नहीं हो सकता था, लेकिन पहले वो हेडलाइन मैसेज चला जाना दफात दरमियानी हल, मुझे लगता है ये भी लगता है कि आईनी बेंच, लेकिन आप कह रहे हैं आईनी बेंच जा रहा था, लेकिन आईनी बेंच इतना उसको मद्देनजर नहीं थी कि हम क्या करने जा रहे हैं। ये चीज देखें, उनको वो आपसे पूछेंगे कि भाई खराबी बताए ना हमने क्या की है, हमने आपके बंदे निकलवा दिए मिलिट्री कस्टडी से। देखें ये उनके फुर्सा आ गया, मैं कह रहे थे कि जी इनको निकालें। देखें ये कोर्ट ऑफ लॉ है, कह रहे थे सुहेल साहब, ये कोर्ट ऑफ लॉ है, कोर्ट ऑफ मोरालिटी नहीं है। यहाँ फैसले कानून और आइन के मुताबिक होते हैं, कानून को साइड किया जाता है, आइन को साइड किया जाता है और कहा जाता है ये तो वो बेंच है जो कहता है कि गैर आइनी फैसले तो इदारे की पाबंद नहीं है माने,
और ये वो बेंच है, वो जज है माजरत के साथ, जो कहते हैं कि जो है हम इंसाफ करने नहीं, हम कानून और आइन के मुताबिक फैसले करने के लिए बैठे हैं, हम इंसाफ हम नहीं कर सकते। इस केस की सेंसिटिविटी ऐसी थी हसनात साहब की, ये जब अपील में आया था ना, सारे काम छोड़ के सुप्रीम कोर्ट को एक हफ्ता मुख्तस करना चाहिए था, जैसे कई दीगर केसेस में करती रही है। इस पे जो भी बेंच बना था वो बैठता, डेली सुनता, सारे फ्रीकियन को जजमेंट में एरर किया है, सारी चीज़ें देखती, अगर कोई दफात गलत उड़ाई गई हैं बहाल करते, बाकी मुलजमान क्या कहते, क्योंकि ये एक ऐसा केस है कि जिसमें अगर तो होता ना ATC का मुलजम अडियाला जेल में बैठा होता, उसके लिए हर तरह की रेमेडीज थी, वो आगे चल के अगर बरी हो जाता या सजा हो जाती तो उसकी वो कैद उसमें, या वो बेल ले सकता था एटलीस्ट ना, इस वक्त बेल पे होता। अच्छा, हिस्ट्री कैसे जज करेगी? यहाँ पे बेल वाला ऑप्शन नहीं था। आईनी बेंच को हिस्ट्री कैसे जज करेगी? अभी देखें, टू अर्ली टू से। क्या 6-5 हफ्तों में आपको कोई समझ नहीं आई? अब कोई जजमेंट आएगी तो कहूंगा ना। अच्छा, वो समातें कर रहे हैं आज। अच्छा, ये अब आज वो बाहर कह रहा था कि जी ये पता नहीं को गुजरते हुए कह रहा था, मैंने उससे इत्तेफाक नहीं किया कि जी ये तो डिस्पोजल बेंच है, कि जो मतलब ना। अच्छा, ये बताएं कि आईनी बेंच अब ये जो परफॉर्मेंस है इससे हुकूमत सेटिस्फाइड होगी, इनकी एक्सटेंड करेगी टेन्योर? क्योंकि आईनी बेंच कह रहा है कि जनवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में हमने 26वीं आईनी तरमीम की आप इसी केस को ले लें, ये पार्ट हर्ड है। हाँ, अब इसमें बेंच तो नहीं चेंज होगा ना, और 6 जनवरी को इनका टेन्योर खत्म हो रहा है, और ये 7-8 जनवरी को केस लगेगा, तो ये पार्ट हर्ड है। ये अब जुडिशल कमीशन के लिए बाइंडिंग है कि कम से कम अगर एक और बेंच आपने बनाना है अंदर बना दें, मजीद जज नोटिफाई कर रहे हैं कि जरूरत वक्त उनको रखें, लेकिन इस बेंच को आप छेड़ नहीं सकते। लेकिन हुकूमत की जगह आप अगर जुडिशल कमीशन के हुकूमती मेंबर हो, आप वोट देंगे कि नहीं आईनी बेंच को? हुकूमत की पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। मैं तो सारे अवेलेबल जजेस को कहूंगा ना जी कि नहीं, आप वो बात नहीं कर रहे, हुकूमत के मैं देख रहा हूँ कि हुकूमत के इंटरेस्ट क्या ऐसा आईनी बेंच से कोई इफेक्ट तो नहीं हुई है मुझे ये चले वो नहीं हुई तो फिर हुकूमत को मसला तो नहीं है, वो फिर इनको एक्सटेंड कर देंगे। नहीं कुछ भी नहीं हुआ, नहीं कोई थ्रेट भी नहीं है, कोई जरा सी भी थ्रेट नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, आपने सुना, हमने डिस्कस किया आज आईनी बेंच का फैसला, उसका फैसले का रिटर्न ऑर्डर का इंतज़ार है, और देखते हैं कि रिटर्न ऑर्डर में किन बुनियादों पे कंडीशनली अलाउ किया गया। बज़ाहिर ये लग रहा है कि इसमें कोई लॉ पॉइंट साइड नहीं होगा, कोई आइन की प्रोविजन साइड नहीं होगी, ये सिंपल एक फ़ैसला होगा कि जी हम कंडीशनली अलाउ कर रहे हैं, ताकि ये जो है जो लोग हैं जिनकी जो है सेंटेंस पूरी हो चुकी है वो बरी हो जाएं, अगर सेंटेंस थोड़ी रह गई है तो उनको ज़मानतें हो जाएं। लेकिन क्या इससे सुप्रीम कोर्ट ने का जो इमेज है इस फैसले से, उस पर कोई असर पड़ा है? सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी पे कितना असर पड़ा है? क्या बड़ी है सुप्रीम कोर्ट की? सुप्रीम कोर्ट ने कानून और आइन को मद्देनज़र रखना है, क्या उन चीज़ों को मद्देनज़र रखा गया है? वो फैसले में वो चीज़ें होंगी या नहीं? इंशाल्लाह नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।